हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं ये बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट इंटरनेट वाले निकला है उससे इसको हम बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव दिया है। अगर ये आपको नहीं मिला है अभी तक तो आप क्या कर सकते हैं, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर करके भी उसे लोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उसे उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको किस तरह से देगा मॉडल सेट में कि ये 100 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया है, जिसमें आपको केवल और केवल 50 बनाना है। बाकी 38 सवाल सब्जेक्टिव में रहेंगे, उसमें ए और बी दो ग्रुप होंगे। ए में ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा और बी में रहेगा सब्जेक्टिव। तो आपको बनाना है उसमें 100 में 50 और बाकी इसमें उसमें लिखा हुआ रहेगा। इसमें हम पढ़ देते हैं। इसमें जो आपको बी में केवल 15 सवाल का उत्तर देना है, इसमें 30 सवाल रहेंगे, ठीक। एक्स्ट्रा में 8 को रहेगा और उसमें 5 नंबर का भी रहेगा, ठीक है, और जिसमें केवल 4 का ही उत्तर देना है। तो ये हम आज शुरू करें। आपको एक वो इसमें मॉडल सेट जो भी आया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दिया है, हम उसको सॉल्व कर करके टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक। ये आपको पहला नंबर में सवाल में लिखा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। इसको हल करना, केवल और केवल इसको काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे भी लिखा है 92/115, 115 है, तो आप इसको सरलतम रूप में कैसे लिखोगे, इसको काटना है। तो 23 काम आ जाता है, 23 चौक 92 और 23 × 5 = 15 से। तो बस इसका आंसर हो गया 4/5, जो बी ऑप्शन में है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि बताइए दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। पूरा फुल डिटेल में समझ जाइए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P यहाँ जो है अंश है, ये क्या है, अंश इसे कहते हैं, और इसको हर कहते हैं, ये हर है ना। ध्यान देंगे, इसे अंश कहते हैं। यहाँ P/Q के रूप में तो लिखा जाएगा, लेकिन Q = 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये 1 2 3 जितने भी सारे हैं इस तरह से अनंत तक, ये सारे परिमेय संख्या है। इसको रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, ये 1 2 से लेकर के सारे की हैं परिमेय संख्या। जैसे कि आपसे पूछ रहा है इसमें कि 2 को परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, उसका जो है उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो 1 और 2 के बीच में अगर पूछेगा कि कितनी परिमेय संख्या, तो इसके बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है। जैसे में हम इसको लिख सकते हैं 1.001 कर करके भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ तो 2 लिखाएगा ही, 2 ऐसे कर करके, फिर इस तरह से इसको बढ़ाते जाओगे तो ये जितना भी लिखोगे, फिर 101, फिर 102, इस तरह से जितना भी लिखाएगा वो सारे के सारे 2 से कम है। तो ये जो आएगा इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से 2 सवाल मैंने बता दिया, दोनों ये आ जाएगा 2 अनंत परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच याद रखिए कि अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि किसका दशमलव प्रसाद शांत है। एक शांत होता है और एक दूसरा अशांत होता है। तो शांत के लिए नियम क्या है, अगर कोई मान लीजिए ये P/Q है, अगर ये Q का फॉर्म अगर आ जाएगा, Q में आ गया, Q का अगर गुणनखंड करोगे, अगर 2 के पावर n गुने अगर 5 के पावर m आ गया, तो वो समझ जाना कि शांत है, अन्यथा अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावे कोई और गुणनखंड होगा तो वो शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम इसका जो है आपको ये हर का टोटल का गुणनखंड करके चेक करना होगा एग्जाम में भी कि कौन सा शांत है कौन अशांत है, उसको तोड़ना होगा, गुणनखंड करना होगा। जैसे में यहाँ दिया है 88, जब 88 को तोड़ोगे दिया जाएगा 44, फिर 2 से तोड़ोगे दिया जाएगा 22, फिर 2 से तोड़ोगे तो 11। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, 88 = हम लिखेंगे तो आएगा 2 के पावर 3 और गुना में 11। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 11, 2 और 5 के अलावे कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो ये 88 वाले ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा।
अब इसी तरह से सबको चेक करोगे तो आएगा सी नंबर को जैसे चेक करें, लिखा है केवल हर का चेक करना है। तो 1600 का हम गुणनखंड जब करेंगे तो यह आएगा 800, फिर इसका करेंगे तो आ जाएगा 400, फिर 2 से करोगे तो आएगा 200, और फिर 2 से करोगे तो 100, फिर 2 से करोगे तो आएगा 50, फिर 2 से ये 25 आ जाएगा, और फिर 2 से आ जाएगा ये 5 से लगेगा फिर, और ये आ जाएगा 5। तो इसका 1600 का मतलब है 2 कितने बार आया, 2 3, और ये 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, और 5 कितने बार आया, 2 बार आया। तो हम इसको इस तरह से, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो आएगा इस तरह से ये शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी गुणनखंड नहीं है। तो यह क्या होगा, इसका ऑप्शन सी नंबर आपका सही है, ये शांत है। शांत आप इस तरह से समझ सकते हैं, और बाकी सारे के सारे अशांत है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ध्यान देंगे। लिखा है इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये सवाल नहीं आएगा लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे पूरा देखिए, है ना। अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में देख सकते हैं। तो इस तरह से लिखा है d/² प्लस b/ प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। इस तरह से इसके 2 को मूल होते हैं, मूल को क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपसे पूरा डिटेल में समझिए, तो ये इसको a कहते हैं, y² के गुणांक को क्या कहते हैं a, और y के गुणांक को क्या कहते हैं ये b, और बाकी जो बचा उसे क्या कहते हैं c। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका मूल जो है अल्फा और बीटा है, यदि उपरोक्त समीकरण का मूल जो है अल्फा और बीटा है, 2 मूल के हैं अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा है, तो अगर आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए क्या होगा, मतलब मूलों का योगफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तब तो, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ b के जगह पर क्या है, b की जगह पर तो b ही है, तो यहाँ से आ जाएगा -b, और a की जगह पर क्या है तो आप कह सकते हैं d है। तो लेकिन ये मूलों का योगफल का ये फॉर्मूला है, मूलों का योगफल पूछा तो ये योगफल ही पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन बना सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और क्या बोलता है, अगर पूछेगा कि मूलों का गुणनफल, यहाँ मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा कर रहा है, जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है c/a, और यहाँ c क्या है, c की जगह पर आप जानते हैं कि यहाँ d लिखा हुआ था, यहाँ क्या है a लिखा हुआ है, यहाँ a है, ये a है, तो यहाँ से आ जाएगा c का मान a, और a का मान क्या है d, ये a है और यहाँ d हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन होगा a/d। ठीक है, ये 5 नंबर में लिखा है कि बताइए √18 का परिमेयकारी गुणांक क्या है। परिमेयकारी गुणांक मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई बताइए संख्या जिसको अगर आप उससे गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखा है √18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √9 और गुना में 2, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और बचेगा √2। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो आप परिमेय लेंगे वो, और उससे क्या हो जाएगा, गुना करने पर वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ √2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा गुना होके 6, लेकिन आपका 6 आंसर नहीं है, आपका आंसर जो होगा √2 ही से गुना करने पर ये आ जाएगा क्या, ये परिमेय संख्या। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा √2 होगा, परिमेयकारी गुणांक √2 होगा, ये आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 हो जाएगा, ये 6 नंबर में। और 7वां नंबर में है अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछता है कि बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी सब देख लेंगे। देखा है कौन सा परिमेय संख्या पूछ रहा है, कौन जो है परिमेय संख्या, ऑप्शन भी आपको दिया है कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आप जानते हैं, परिमेय संख्या जैसे लिखा है 4 प्लस में √3, तो ये परिमेय और प्लस अपरिमेय है, परिमेय जोड़ अपरिमेय हो जाता है अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये परिमेय नहीं है। दूसरा ऑप्शन में √7, बी में है √7, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर तीसरा नंबर सी नंबर में लिखा है, सी नंबर में है √8, और √8 को हम लिख सकते हैं √4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, फिर √2, तो परिमेय गुने अपरिमेय करोगे तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, और एक लास्ट में लिखा है डी नंबर में
छो रूट 5 अब बटा में रूट 5, तो यहाँ से कट जाएगा और आपका आंसर जो है छो ही परिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझ गए हो। ये ध्यान देंगे, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक कैसे होंगे। शून्यक में ऑप्शन में दिया रहेगा दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, या दोनों बराबर होगा, एक धनात्मक या दूसरा ऋणात्मक। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 35, तो आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं या मूल बराबर फार्मूला निकाल लगा करके भी उसको तुरंत देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 35 को तोड़ करके 12 पूरा ना होता है, जब 35 को तोड़ोगे गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 7 पचे 35, 7 और 5 में टूट करके 12 पूर जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x और प्लस 35 इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप दो में से कॉमन लेना तो ये हो जाएगा x प्लस 7, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 7 बचेगा, फिर प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ भी 7 बचेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ जो आएगा जितना यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वही यहाँ भी बचेगा। ठीक है, अगर गड़बड़ हो रहा है तो समझिए आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। तो ये आ जाएगा x, एक बार बाहर वाला लिखिए दोनों, एक x प्लस 5 इंटू में x प्लस 7, दोनों का मान 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर -5 और x बराबर -7। तो दोनों को दोनों यहाँ से आंसर आ रहा है क्या, ऋणात्मक। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन सही है और बाकी सारे की हैं गलत है। ठीक है, ये लिखा है 10 नंबर में, बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें अपरिमेय ढूंढना है। तो आप हमने शुरुए वाला में दिखाया कि कैसे अपरिमेय चेक करते हैं। तो यहाँ तो ये वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब रूट में से 2 में से 1 निकालना है। यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, इसका मतलब है 2 में से 1 निकालना। तो 121 का वर्गमूल होता है 11, तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 तो परिमेय है, लेकिन हमसे पूछ रहा है अपरिमेय कौन सा है। फिर 196 का भी वर्गमूल होता है ये 14, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 27 है, 27 को हम कैसे लिखेंगे, 9 गुने 3, फिर भी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और √3, तो ये पूरा नहीं निकल पाया सब है। तो यहाँ से ये हो जाएगा सही, आपका सी नंबर सही है कि अपरिमेय। ठीक है, लेकिन ये 289 जो है इसका वर्गमूल 17 का होता है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, और ये सी जो है ये आपका अपरिमेय है। आप ये समझ गए होंगे। तो आपका जो है √27 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है 5/² - 25 का शून्य क्या होंगे, मतलब ये दो को मूल पूछ रहा है कि क्या क्या होंगे। तो आपको इस कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बराबर में भर लेना 0, 5/² - 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5/² इक्वल टू 25। तो यहाँ से ये जब काटोगे तो ये आ जाएगा 5 बार में कटेगा। तो बाई² इक्वल टू 5 आ गया। अगर ये रूट उधर जाएगा तो आ जाएगा बाई बराबर ± √5। तो इसका मतलब है कि बाई का मान एक जो आया +5 आया और दूसरा जो है माइनस में √5 आया, दोनों आया। तो इस तरह से +√5 और बाई -√5, यही आपका ऑप्शन में जो भी होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दें। लिखा है कि अगर आपको इसमें क्या दिया हुआ रहेगा कि 2 शून्यकों का योगफल दिया है 3 और गुणनफल दिया है -40, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका जो है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ये द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फॉर्म है, प्रूव्ड भी होते हैं। तो आप ध्यान से खाली ध्यान देना कि अगर मान लीजिए इसका शून्यक रहेगा अल्फा और बीटा, यहाँ अल्फा बीटा इसके 2 शून्यक है। 2 शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा कौमा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हम जान भी करते हैं कि -b/a होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यही होता है। तो यहाँ अल्फा और प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, तो आप इसमें डायरेक्ट इसमें भर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x²। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, और इसमें x लगाना होगा। शून्यकों का योगफल है 3, तो हम यहाँ की भरेंगे -3x, और शून्यकों का गुणनफल क्या है -40। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन वाले जो है सही हो जाएंगे और यही आपका आंसर है। लिखा है इसमें
कि दो समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो समीकरण दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसके कितने हल होंगे। या आप समझिए, अब इसको पहले आप क्या करना, इसमें यहाँ देखो ये लिखा है एक छुपा हुआ है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसको ए कहते हैं, ये ए है और यह है, इसको A1 कहो, और ये है जो B1 है और फिर ये C1 है, फिर यहाँ से अगर इसको कहा जाए A2 और फिर ये कहा जाए B2, ये B2 है और ये C2 है। तो यदि इस समीकरण में A1 बटा में A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 का, अब बराबर हो जाएगा C1 बटा C2, अगर टोटल के टोटल बराबर हो जाए तो उसके अनगिनत हल होंगे। इस स्थिति में क्या होंगे, इस स्थिति में अनगिनत हल होंगे, इस स्थिति में अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, ध्यान दोगे। तो यहाँ A1 क्या है, 1/2 है, तो आप लिखेंगे 1, A2 का मान 1/2। B क्या है, B1 2 है, 2 है, बटा में 1/4 है। C1 क्या है, 4 है और ये 8 है। तो इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 1/2, ये भी कट करके आएगा 1/2। तो इस स्थिति में आपका अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इस स्थिति में जो है अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अगर आ गया A1 बटा में A2, A1 और बटा में A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटा B2 का, B1 और बटा में B2 का, तो इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ये भी आप नोट कर सकते हैं, केवल एक हल होंगे। इसके 3 स्थिति होती है। ठीक है, इसको उतारिए। ये अगला क्वेश्चन में लिखा है कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वह कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान देना, अगर कोई अर्धवृत्त है इस तरह से और तो ये बीच से जो जाएगा उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, ये व्यास है। इसमें अगर यहाँ इसका मिड पॉइंट है तो इधर त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, तो ये भी त्रिज्या होगा इस तरह से, है यहाँ से त्रिज्या होगा। तो इस व्यास के कोई भी दो बिंदु पे ले लीजिए और इस पर से परिधि पर कहीं भी कोण बनाइए। कहीं भी जब कोण बनाएगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी इससे भी कहीं भी बना दीजिए तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से ये भी आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस बात को ध्यान देना। और भी अर्धवृत्त से संबंधित प्रश्न देखेंगे किस तरह से आएगा। अगर पूछेगा कि बताइए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये पूरा वृत्त है तो जब पूरा वृत्त है तो इसका सूत्र होता है 2πr, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आधा को वृत्त का, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन अब 2 से भाग दिए तो इतना बचा, ये इतना बचा, लेकिन बढ़ गया, इसमें 2 को त्रिज्या बढ़ रहा है तो इसमें 2 को त्रिज्या और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा पाई को r कॉमन ले लीजिए तो बचेगा पाई प्लस 2। और ये अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र है। अगर आपसे कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² और बटा में 2। तो इस तरह से ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए इसका भी मान क्या होगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का परिधि 2πr होता है। और अगर वृत्त का बात करेगा तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये क्षेत्रफल है और परिधि, परिधि चारों तरफ की लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। ठीक है, उतारिए, ध्यान देंगे। ये 16 नंबर सवाल है। हम क्वेश्चन इसलिए उतार देते हैं ताकि अभी ये बुक किताब बाजार में नहीं आया, अगर बाजार में आ जाता तो किताबें से लिख देते, तो इसको मोबाइल से लिखना पड़ता है देख देख करके पीडीएफ में। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इस तरह से दिया है। और अगर पूछ रहा है कि बताइए अगर ये वास्तविक इसका मूल नहीं है तो क्या होगा। ध्यान देंगे, अगर कोई इस तरह से समीकरण दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 है, तो ये d का मान, d को विवितकर या विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवितकर या विवेचक, विवितकर या विवेचक कहा जाता है इसको। और d का मान होता है, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac।
ध्यान देंगे, अगर d का मान 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया, d का मान जो है 0 के मान के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ मूल बराबर आ जाएंगे, मूल की होंगे बराबर, मतलब दोनों आंसर जो आएगा दोनों इक्वल आएगा, दोनों आंसर में कोई अंतर नहीं है, दोनों हूबहू रहेगा। लेकिन यदि d का मान जो है 0 से बड़ा आ गया, d का मान क्या आ गया 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक हो तो होंगे, मूल वास्तविक आंसर, रियल में आंसर निकलेगा वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान, दोनों आंसर बराबर नहीं होगा लेकिन वास्तविक होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, ये छोटा का चिन्ह है, जिधर छोटा रहता है उधर मुंह बंद और जिधर बड़ा उधर मुंह खुला, तो अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, d का मान 0 ही बड़ा हो गया, d का मान छोटा हो गया, तो कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो यहाँ कौन सारे ऑप्शन में है, यहाँ जहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ डी भी आप लिख सकते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो किस में वास्तविक हल नहीं होगा, ये 4 नंबर में है। डी का मान जो है अगर 0 से छोटा हो गया तो समझ जाना कि उसका आंसर जो है वास्तविक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो बताइए 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। हमसे पूछ रहा है 1 बटा अल्फा और 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, इसको सॉल्व कर करके बताना है। तो अल्फा और बीटा जहाँ दो वो मूल है, तो ध्यान देगा, यदि ये बहुपद है तो यहाँ ए इसको बोलते हैं, और ये इसमें जो छुपा है ए तो इसको बी कहते हैं, और यहाँ जो है सी। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ से आपको एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, और प्लस यहाँ अल्फा। कुछ देर पहले हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा माइनस में बी बटा ए, ये माइनस माइनस है, यहाँ माइनस का बी की जगह पर क्या है 1 है, लेकिन माइनस ही खुद भी है, ये आ जाएगा प्लस में 1, और ए की जगह पर क्या है 2, तो आपका आंसर जो आएगा नहीं सी, यहाँ सी भराएगा ना, सॉरी, सी का मान माइनस में 6 है, तो आ जाएगा माइनस में 1 बाई 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस में 1 बटा 6। ये अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्यान देंगे, लिखा -3, 4, 11 और 18, इस तरह से लिखा है, और इससे पे पूछ रहा है कि बताइए 21वां पद क्या होगा, इस तरह से लिखा है कि 21वां पद बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे, इस तरह से अगर कोई एक ही लिखा हुआ है तो इसमें जो शुरू में लिखा हुआ रहता है उसके ए कहते हैं, तो ए का मान -3 है, ठीक है। एक टर्म होता है डी का अर्थ होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाना है, तो 4 में से 3 घटाओगे तो ये तो जुट जाएगा, तो आ जाएगा डी का मान 7, ठीक है। और फिर डी हो गया, यहाँ 21वां पद पूछ रहा है, तो n का मान यहाँ दिया हुआ है 21, तो आपसे पूछ रहा है बताइए 21वां पद क्या होगा, मतलब T 21 बताना है। तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n का मान इसका फॉर्मूला आता है n माइनस 1 इंटू डी, तो जब n की जगह पर 21 रखोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 20 और d, तो a का मान क्या है -3 है, प्लस 20 और d का मान जो क्या है 7 है। जब इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 140, 140 में से 3 घटा दोगे तो आ जाएगा 137, और 137 ही इस सवाल का आंसर है। उतारिए, ये उसका अगला में लिखा है कि 80 है, 76 है, 72, इस तरह से घटते जाना। पूछ रहा है बताइए कौन सा पद जो है 0 है, तो यहाँ अंतिमा पद हम मान लेंगे कि 0 है, अंतिम पद को Tn से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा Tn इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं कि Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। Tn का मान क्या है 0 हम भरेंगे, a का मान क्या है 80, और n तो निकालना है कि कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो n का मान यहाँ निकालना है, तो ये हो जाएगा n का जगह पर 1 रह देंगे, और d T2 माइनस T1, 76 में से 80 घटाएंगे तो -4 आएगा, यहाँ से आएगा -4, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -80, और इधर आ जाएगा n-1 और गुना में -4,
ये माइनस से ये कट जाएगा, 20 बार में कटेगा, और इधर में बचेगा n-1, तो इधर आएगा तो आ जाएगा n बराबर 21, और आपका 21वां पद जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हम। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है अगला टाइप का क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद दिया हुआ है कि 6 - 4n है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए सर्वांतर क्या आएगा, सर्वांतर निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे कि अपन मन से, इसमें अपने मन से n का मान 1 भरना है, 2 भरना है, 3 और 4, इस तरह से आप भरते चले जाएंगे। जब आप n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से t1 का मान आएगा, t1 का मान आएगा, जब 1 भरेंगे तो आ जाएगा 6, 6 में से 4 घटा लोगे तो आएगा 6 - 4 × 1 = 6 में 4 गया तो 2 बचेगा। फिर t2 निकालोगे तो आ जाएगा 6 - 4 और गुना में 2, जब 4 × 2 करेंगे 6 में से 8 घटेगा तो आ जाएगा -2। फिर t3 निकालेंगे तो आएगा 6 और 6 में से घटाना है ये 4 और गुना में 3 करेंगे तो 12 में से 6 घटेगा तो -6 बचेगा। तो इस तरह से आपका ये AP बन जाएगा कि 2 फिर -2 और फिर -6। तो D निकालना था यहाँ केवल D का मतलब है T2 - T1, और T2 का मान -2 है, और 2 में से -2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 और -2 मिल करके आएगा -4, और इस तरह से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसको बताइए। ध्यान देंगे, ये 23 नंबर में पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आप जानते हो कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। हम पूरा इसको डिटेल में बताते हैं, समझ लो। इसमें ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति आप पढ़े होंगे। तो इधर जो लिखा था इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना। तो ये भुज है, और यह जो है बाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ये कोटि। ठीक है, तो ये बाई डाइस है, जहां जहां डाइस रहेगा वहां माइनस वाले लिखाएंगे, वहां माइनस में चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 2, फिर ये 3 और ये 4, फिर यहाँ 5, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये दोनों प्लस होगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये प्रथम पाद में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये इंटर में पढ़ना। तो आपको ये आ जाएगा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहला पाद में आ जाएगा, दोनों प्लस प्लस रहेगा। ध्यान देंगे, और इधर जो है एक्स डैश है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 फिर -3 फिर -4, और ये आएगा -5। ध्यान देंगे, तो अगर मान लीजिए इसमें आ गया तो x का मान क्या आ रहा है, माइनस, तो एक आएगा माइनस। सबसे पहले x वाले ध्यान देंगे, तो x का मान जो है माइनस और y का मान प्लस रहेगा, तो एक माइनस और प्लस रहेगा तो वो द्वितीय क्वाड्रेंट में रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा पाद में रहेगा। तीसरा नंबर में रहेगा, इधर तो ये माइनस रहेगा, -1 -2 और -3, और इस तरह से -4। अगर यहाँ देख रहे हैं कि x का मान भी क्या रहा है, माइनस, और y का मान भी माइनस है। अगर दोनों माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब फिर यहाँ आएंगे तो x का मान इसमें क्या है, x का मान प्लस है, लेकिन y का मान की है माइनस। तो अगर x का मान तो ये चौथे क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरह से ये चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से 360 डिग्री में, और यहाँ जो है ये मूल बिंदु इसे कहा जाता है। इसी में समझ जाइए। अगर पूछा दूरी सूत्र, बताइए मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x का मान दिया हुआ रहेगा, y का मान दिया हुआ रहेगा, तो जाएगा x² + y²। लेकिन अगर दो बिंदु दे करके दिया कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ A है और यहाँ की है B, A का मान अगर x1/1 है और B का मान जो है x2/2 है, क्या है, x2/2, तो ये दोनों का दूरी सूत्र से होगा दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो इस तरह से आप दूरी भी निकाल सकते हैं, कोई भी बिंदु दिया हुआ रहेगा। अब ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरह से कोई त्रिभुज बन रहा है तो कुछ में कुछ क्वाड्रेंट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ A है, A का मान x1/1 है और B का मान यहाँ जो है x2/2 है, कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही है, और C का मान जो है x3/3 है, ये है x3 और y3, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछेगा बताइए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, तो त्रिभुज का सूत्र होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 √x1/2 - y3। ठीक है, इस तरह से प्लस फिर x2
y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसमें x1 x2 का फॉर्मूला बाहर कर करके आंसर निकाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 23 और 24 तक बताया। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, इसको आप पूरा एकदम क्या बोलता है, आप रिवीजन करिए, बार बार इसको देखिए और इस पर बैठ जाओ, सब्जेक्टिव भी बता देंगे। और इसको सारे दोस्तों के साथ भी इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, सारी तरफ इसको फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लग रहा है। आप इसका आंसर मांग रहे थे तो आपको इसके टेलीग्राम में भी सब जगह इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, आंसर मिलाइए, तब तक इतना देखिए, फिर हम इसको देखने के बाद फिर कल हम इसको फिर आगे लोड कर देंगे। ठीक है, आपको ये पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।